तो बाकी ओवरऑल बजट पे भी मैं बात कर लेता हूँ कि कितने टोटल कितने हाँ, एक्सपेंसेस आए हैं उसमें ये मुझे होगा बताइए। कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मेरा। तो माज प्लीज़ करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताएं कि आपने वो फॉर एग्जांपल कैसे बनवाया, कहाँ से बनवाया, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कहाँ से बनवाया, कोई मुश्किलात पेश आई, थोड़ा सा अगर कोई टिप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो इसके बारे में आप। अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ माही व्लॉग पे मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोग मेरे साथ देख रहे होंगे कि एक स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज काफ़ी टाइम के बाद एक इंटरव्यू लिया जाए और आप लोगों को पता लगे कि 2023 में रिसेंटली जिस बच्चे का वीज़ा लगा है कि उसका वीज़ा कैसे लगा है। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा माज से। माज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत माज भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी। तो माज भाई थोड़ा सा, अभी तो मुझे भी आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, थोड़ा सा अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप का पूरा नाम क्या है, पाकिस्तान में आप कहाँ से हो, और आपकी पाकिस्तान में कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी थी। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया माई भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो दूसरी, आपको तो मेरे बारे में नहीं पता, लेकिन मैं, आप यकीन करें, आपकी वीडियोस वगैरह देख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अच्छा, मेरा नाम पूरा माज अकील है। बेसिकली मैं मरी से बिलोंग करता हूँ और रहता पिंडी में हूँ। और मैंने बैचलर्स मेरा रिसेंटली 2022 सितंबर में कंप्लीट हुआ था यूनिवर्सिटी, अब्बासियन यूनिवर्सिटी से, ये होती है चक शेजाद में। और वहाँ से मैंने किया था बीटेक मैकेनिकल में। 4 साल का प्रोग्राम होता है, वीकेंड की क्लासेस थी, 4 साल का बीएस के इक्वल होते ही। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब आया हूँ। यहाँ पे जो मेरा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जिरोना, यूडीजी। और यहाँ पे मेरा कोर्स है मास्टर इन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो फील्ड बिल्कुल मेरी सेम ही है, वो भी मैकेनिकल का था, इसमें भी मैकेनिकल का टच। तो यही था। सो माज ये बताइए कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या था, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कब अप्लाई किया था, और आपको कब वीज़ा लगा। थोड़ा सा अपना टाइम लाइन के बारे में बता दें कि जो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर अपना वीज़ा प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कब ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करें और उनको कब तक वीज़ा मिल सकता है। जी माई भाई, बहुत शुक्रिया। ये असल में बड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है। इसमें ये था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने अभी यकीन करें कि सितंबर में प्रोसेस स्टार्ट किया था। ओके। हालांकि अक्टूबर में मेरी क्लासेस थी, 2 अक्टूबर से। तो उससे पहले मैं और कहीं का ट्राई कर रहा था, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। तो सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था। सितंबर के 10-12 तारीख को मैंने यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन डाली। उन्होंने मेरा एडमिशन लेटर भेज दिया। 20-25 तक मेरा एडमिशन लेटर आ गया था। 2 अक्टूबर से मेरी क्लासेस थी। और फिर वीज़ा फ़ाइल रेडी करते करते मुझे तकरीबन 9 अक्टूबर को जाके मैंने वीज़ा फ़ाइल किया था, क्योंकि 10 दिन लग ही जाते हैं, आपको पता है, बैंक स्टेटमेंट मैनेज करना और सारे डॉक्यूमेंट सारे, वो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें सारी चीज़ें ना। तो मैं लेट हो गया था वीज़ा फ़ाइल करने में, और मेरा वीज़ा का डिसीजन भी बहुत जल्दी आया। 24 या 25 दिन के अंदर मेरा डिसीजन आ गया था। और मैं इसको कहूँगा कि अच्छी लक थी मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होते हैं। और रीज़न क्या थी इसमें, वो भी मैं डिटेल जो है ना डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो ये सारा ड्यूरेशन था मेरा। अब 24 को फिर मैंने 7 को मेरा आ गया था वीज़ा। 7 और अक्टूबर को, सॉरी 7 नवंबर को, 7 नवंबर। 7 नवंबर को मेरा आ गया था वीज़ा, अप्रूव हो गया था। और 8-10 दिन की फ़्लाइट करा के मैं इधर आ गया हूँ। सो माज अभी बार्सिलोना में रह रहा था, अभी ये जिरोना नहीं गया। इनने आई थिंक 1 जनवरी को जिरोना शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा अकोमोडेशन का मसला था। तो मुझे इनका मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, पहले भी एक बार आया था, मगर मतलब कि हमारी इतनी बात नहीं हो सकी। तो अभी इन्होंने मुझे बताया कि मैं बार्सिलोना आया हूँ, तो मैंने कहा चले इंटरव्यू भी लेते हैं आपका और आपसे मुलाकात भी कर लेते हैं। माज अब हमें ये बताएं कि आपकी कोई स्कॉलरशिप थी यूनिवर्सिटी ऑफ जिरोना के अंदर, या आप सेल्फ में आए हैं। जी माई भाई, स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी तो ऑफ़र कर रही थी, कि यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही थी, और भी काफ़ी प्रोग्राम्स थे, कुछ थर्ड पार्टीज़ थी, वो भी स्कॉलरशिप्स दे रही थी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया मैं लेट हो गया था, और एडमिशन लेटर लेने के बाद ऑप्शंस थे मेरे पास स्कॉलरशिप अप्लाई करने के। लेकिन स्कॉलरशिप अगर अप्लाई करता तो मैं कम से कम 20 दिन या 1 महीना और लेट हो जाना था मैंने। तो इस वजह से मैं स्कॉलरशिप की तरफ गया नहीं हूँ, सेल्फ पे ही मैंने, क्योंकि 4000 मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, 4100 तकरीबन। उसमें से मैंने 600 पे किया और एडमिशन लेटर लेके आ गया हूँ। तो अगर मैं जाता स्कॉलरशिप की तरफ तो इजीली हो सकती थी, क्योंकि मेरा सीजीपीए था 3.2। तो प्रीवियसली कुछ बैकग्राउंड मैंने देखे थे जिनकी स्कॉलरशिप लगी है इतने सीजीपीए पे। तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अप्लाई करने का,
इस वजह से मेरी स्कॉलरशिप नहीं हुई और अभी मैं सोचूंगा कोई अप्लाई करने की, तो अभी तक तो सेल्फ पे ही हूँ मैं। सो हमाज सेल्फ पे हैं। और दूसरा ये बताता चलूँ साथ साथ मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों का स्पेन में एडमिशन होता है तो आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, क्योंकि माज ने जो पहली फ़ीस दी एडमिशन लेटर के लिए वो 600 यूरो है। मगर अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बातें अपने माइंड में रखनी है। सो माज आप हमें ये बताएं कि आपका आइट्स था या नहीं था, आपने अगर आइट्स नहीं था आपने क्या किया, तो ये थोड़ा सा बता दें। जी मई भाई, ये असल में बहुत सारा ये सवाल पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं पाकिस्तान में कि आइल्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा क्योंकि आइल्स था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं किसी और मुल्क के लिए ट्राई कर रहा था, कनाडा के लिए, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा था। मैंने आइल्स भी किया था और मेरे थे 6 बैंड्स थे उसमें। तो वो STSG जो कैटेगरी है वो 6.5 होता है उसमें, वो बरल एक और अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ के लिए मुझे आइल्स किसी ने नहीं मांगा, ना यूनिवर्सिटी ने मांगा है ना एम्बेसी ने मांगा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ मांगा था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, उसके साथ मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ले लिया था और वही मैंने लगाया था। और एम्बेसी में मैंने आइल्स वैसे फ़ाइल के साथ जमा करवा दिया था, लेकिन कोई रिक्वायर्ड नहीं था। प्रोफिशिएंसी लेटर भी लगाया था और आइल्स का पेपर भी लगा दिया था, तो आइल्स का ये था मैंने। सो आइट्स का स्पेन का ये सीन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास आइट्स नहीं है, देखिए डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर यूनिवर्सिटी आप लोगों से डिमांड कर रही है कि आप लोगों के पास आइट्स होना चाहिए तो आइट्स आप लोगों को चाहिए। अगर फॉर यूनिवर्सिटी की आप लोगों ने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो फिर आराम से आप वो एम्बेसी में भी सबमिट करवा सकते हैं आइट्स, क्योंकि आप लोगों ने आइट्स कर लिया है। अगर आइट्स नहीं रिक्वायर्ड कर रही तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा के अटैच कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और एम्बेसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो माज नेक्स्ट हमें आप ये बताइए कि आपके इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई एजेंट इन्वॉल्व था या ये आपने सारा प्रोसेस अपनी तरफ से खुद किया है? जी मई भाई, ये मैं तो जब मैंने स्टार्ट किया था स्पेन का, वैसे इससे पहले मैं कनाडा का जब कर रहा था तब भी हम दोस्त से सारा बैच था। एक मेरा दोस्त है जो अभी कनाडा चला गया है और भी एक दोस्त है वो अभी पाकिस्तान में ही है, तो हमने खुद ही मिल के सारा प्रोसेस किया था उसका। तो उसके बाद जब मैंने किसी रीज़न से वो छोड़ा था तो यहाँ का मैंने सारा प्रोसेस खुद ही किया। मैंने पहले शुरू में कोशिश की है कोई एजेंट ढूंढने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो रही थी मेरे लिए ना। तो अब यकीन करें, मैं आपकी वीडियोस देख के मुझे इतना सा समझ आ गया था कि मैंने पहुंचना कैसे है। लेकिन जब मैं मार्केट में गया हूँ किसी से अप्रोच करने के लिए, तो मैंने देखा कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। ऐसी है। तो इस वजह से फिर मैंने सारा प्रोसेस खुद भी किया, उसमें सारी मुश्किलात भी आई, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इजीली कर सकते हैं अपना सारा प्रोसेस खुद। ये बताइएगा कि आपका कोई इंटरव्यू हुआ था एम्बेसी की तरफ से या नहीं, या आप बगैर इंटरव्यू के आपका वीज़ा लगा? जी मई भाई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरव्यू होगा मेरा, लेकिन उसके लिए मैं प्रिपेयर भी था। जैसे वो पूछते होते हैं यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह आपका आ गया, कोर्स वगैरह आ गया, मुख्तलिफ जो आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो मैं प्रिपेयर था। लेकिन मुझे कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी, बस डायरेक्ट कॉल आई थी वीज़ाट्रॉनिक्स से कि आप अपना आके वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें। तो इतना ही था, बाकी डॉक्यूमेंट्स का भी मैं ऐड कर देता हूँ सारा। बता दें। तो उसमें मेरे जो प्रोफाइल थी सेम, उसमें ये था कि मेरा एजुकेशन में कोई गैप नहीं था, क्योंकि 2022 में मैंने कंप्लीट की थी। 6-7 महीने का ये ड्यूरेशन था, उसमें भी मेरे पास जॉब थी जो मैंने बैंक में की थी और 1-2 लेटर और भी थे, तो वो अगर मैं ना भी कवर करता तभी कोई मसला नहीं था। तो जब वीज़ा फाइल कर रहा था मैं, मेरे पास डिग्री थी अपनी और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट जो थी मेरी वो थी 45 लाख की, 4.5 मिलियन की थी। और वहाँ पे जो रिक्वायर्ड था ना, वहाँ पे रिक्वायर्ड था मिनिमम आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए। तो अब यकीन करें, मैं माई भाई 10 दिन इस बारे में सोचता रहा हूँ और मैंने डिस्कस किए कि अब 6 महीने की उन्होंने रिक्वायर्ड की थी, लेकिन मेरा अकाउंट तो बहुत पुराना था, पैसे जो मैंने डाले थे वो कोई 1.5-2 महीने पुराने पैसे डाले हुए थे। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि उधर रिक्वायर्ड 6 महीने की है, लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है 6 मंथ की। बैलेंस आपका जितना भी हो वो आपके ऊपर है, बैलेंस का कोई रिक्वायर्ड नहीं होता कि इतने मंथ से होना चाहिए। तो वो एक प्रोसेस था। उसके बाद मैंने अटैच किए थे 7 डॉक्यूमेंट्स के, मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी और उनको मैंने, क्योंकि वो उर्दू में होता है सारा, आपको पता होगा, रजिस्ट्रियों को मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट करवाया है, ट्रांसलेट करवा के उनके ऊपर नोटरी पब्लिक की स्टैम्प करवाई है सारी रजिस्ट्रियों की। और एक था प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, एवल्यूशन, उससे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएट करवा लिया था। वो तकरीबन बन गई थी, कोई 6-7 करोड़ की बनी थी ना। माज लगता है तो आपने मेरी वो बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो देखी है। जी जी जी, ऐसा ही है। मैं अब ये मैंने उसको एक दफ़ा नहीं बल्कि ज़्यादा दफ़ा देखा है। तो वो रिलेशन करके उसको भी नोटरी पब्लिक की स्टैम्प नहीं, बल्कि उसको नोटरी पब्लिक स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उनके अपने लेटर ऐड पे होती है। तो उसके साथ जो एडिशनल मैंने ऐड किया था, आइल्स मेरा ऐड था और
बस यही डॉक्यूमेंट्स जो थे मैंने, बाकी आपको जो रिक्वायर्ड चेक लिस्ट के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बुकिंग आपने करवा ली और इंश्योरेंस, वो तो एक है यही। एडिशनल मैंने यही चीज़ कराई थी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी की सारी वैल्यूएशन करवा के वो भी साथ ऐड की थी। माज जब हमारा टाइम था तब तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते थे 13-14 हज़ार की, वो वीज़ा ट्रॉनिक से हो जाती थी। तो अब इन्होंने रूल को चेंज कर दिया है और इन्होंने कर दिया कि आप लोगों को बाकायदा स्पेन की प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता देंगे, आपने कहाँ से करवाई थी, कितने पैसों की करवाई थी? हाँ जी माई भाई, ये हेल्थ इंश्योरेंस तो पहले का मुझे नहीं पता, अभी तक तो जो मैंने डिस्कस किया था उसका था वो कि आप यहाँ से परचेज़ कर लें। जैसे बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज होती हैं, और मैंने जहाँ से परचेज़ की थी वो थी स्विस केयर वाली। वो मुझे पड़ी थी 391 यूरोज़ की। तो वो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी कवर हो गई थी मेरी, और बाकी जो यहाँ की 1 ईयर की इंश्योरेंस है वो भी कवर हो गई थी। तो वो टोटल कास्ट उसमें ये था कि वो रिफंडेबल भी होती है। अगर आप उनको आपका वीज़ा इन केस नहीं लगता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर नहीं लगता आप उनको वो रिजेक्शन लेटर दिखाते हैं और वो पैसे आपको वापस भी मिल जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे बारे में ट्रैवल इंश्योरेंस ही, मगर इस बार इन्होंने कर दिया कि आपको फुल प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। तो काफ़ी कंपनीज है जहाँ से आप अपनी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो जहाँ से माज ने करवाई है वो है स्विस केयर, और काफ़ी नाम है इसका, आप लोग भी करवा सकते हैं। और ये आई थिंक सो काफ़ी चीप है, क्योंकि जब हम स्पेन से करवाते हैं तो 550-600 यूरो की हमारी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होती है। मगर जो माज बता रहे हैं स्विस केयर वाले, उनकी 390 की तो बहुत ज़्यादा चीप है। तो आप लोग स्विस केयर को देख सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। सो माज पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताएं कि आपने वो फॉर एग्जांपल कैसे बनवाया, कहाँ से बनवाया, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कहाँ से बनवाया, कोई मुश्किलात पेश आई, थोड़ा सा अगर कोई टिप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो इसके बारे में आप। जी माई भाई, बस जैसे पहले आपको बताया कि एडमिशन लेटर जैसे ही मेरे पास आया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, क्लासेस मेरी पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैंने ये दोनों काम जल्दी जल्दी कराने थे। तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट तो वैसे तो आप यकीन करें जो रिक्वायर्ड होता है, आप वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, उसमें कोई आपको ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, एक फ़िज़िकल ओरल सा टेस्ट होता है। लेकिन ना आपको पता है हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, तो मैं पहले तो एक की यहाँ पे एक लॉ होता है 2005 का आई थिंक लॉ होता है, उस रेगुलेशन के मुताबिक आप फिट होने चाहिए। तो वो जैसे मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद में मैं गया, वहाँ पे THQ हॉस्पिटल है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि ये हम आपको लिख देंगे, लेकिन हमारा 15 दिन का प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं पिम्स गया, पिम्स वाले ने फिर उन्होंने भी टेस्ट सारे किए, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं थे, टेस्ट किए उन्होंने। तो वहाँ पे मेरा कोई 2-3 हज़ार रुपया लगा, कोई जल्दी थोड़ा कराने में, बाकी इतना कोई तो ये माल थोड़ा सा पाकिस्तानी सीन भी साथ में बता रहा है कि 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगा और वो हो गया। खैर, ये लाइन लिखवाने के लिए मुझे आज से 3 साल पहले भी जलील होना पड़ा था। जो आप बता रहे हैं 2-3 हज़ार, बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ा था, थोड़ा सा भी नहीं। तो गाइज़, ये अकॉर्डिंग टू 2005 का जो लॉ है, इसके ऊपर लाइन्स हैं, वो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा या माज को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको बता देंगे। उसके बगैर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनवाएं, क्योंकि बनवाएंगे तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। वो आपने बाकायदा लाइन्स ऐड करवानी होती हैं अकॉर्डिंग टू दी स्पेनिश जो हेल्थ केयर सिस्टम है। तो माज पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। जी, पुलिस करैक्टर तो ये पहले तो हमारा बनता है अलखिदमत जो मरकज़ बने होते हैं, वहाँ से बनने के बाद फिर ये नेशनल पुलिस ब्यूरो से बनाना लाजमी होता है। उसका जो लीगल प्रोसीजर है वो उन्होंने लेपर्ड के थ्रू रखा हुआ है आजकल, एक पूरा परफॉर्मा है, उसको फिल करा के अटैच करा के सारा कुछ करते हैं। तो बाकी जैसे माई भाई ने पहले भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है, तो अगर पुलिस करैक्टर की वजह से आप 1 महीना वेट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप कांटेक्ट कीजिएगा माई भाई से, मुझे बताइएगा। तो उसमें यह है कि चलें हम आपको थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं, उसको बता देंगे जल्दी, क्योंकि 1 महीना इसमें वेट कर देंगे तो फिर आपका टाइम बहुत कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप ट्राई करें। तो बाकी ओवरऑल बजट पे भी मैं बात कर लेता हूँ कि कितने टोटल कितने एक्सपेंसेस आए। उसमें ये होगा कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा कोई इतने ज़्यादा सोर्सेज वगैरह नहीं है, तो मैं अगर फ़ीस मेरी 4100 थी, अगर स्कॉलरशिप लग जाती क्योंकि मैं टाइम से अप्लाई करता, तो फिर मेरे बहुत कम अखराजात आने थे। तो अभी भी हर इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू कनाडा या और किसी ऑस्ट्रेलिया वगैरह की आप देख लें। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना, 6 से 7 लाख रुपया लगा है मेरा टिकट समेत यहाँ पे पहुँचने में। उसमें 1.5 से 2 लाख मेरी फ़ीस भी पे हुई थी। तो ये टोटल एक्सपेंसेस हैं। बाकी स्टेटमेंट जो शो करानी पड़ती है वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो आपने शो कराना ही करानी है, लेकिन जो पैसे एक्चुअल में लगते हैं वो इतने नहीं लगे। और अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है तो फिर स्टेटमेंट में भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि आपने फ़ीस तो शो नहीं करनी होती, सिर्फ वो शो करना होता है।
तो अगर आप लोगों की स्कॉलरशिप लग जाती है तो फिर ऑलमोस्ट आपका हाफ कोई 2-3 लाख ही खर्चा आएगा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे, लीगलाइजेशन वगैरह पे। तो ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। मगर स्पेन में मास्टर्स पे बहुत कम स्कॉलरशिप्स हैं, देते हैं। इरास्मस हो जाता है, कोई और प्रोग्राम हो जाता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट वगैरह भी चेक करते रहा करें। और नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के मतलब कि स्पेन में मास्टर्स और बैचलर के एडमिशन भी ओपन होने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई हेल्प आउट चाहिए या आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि मैं आप लोगों का केस करूं, या फॉर एग्जांपल फेस टू फेस अगर आप कोई हेल्प आउट करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके इंस्टाग्राम पे, मैं अपना इंस्टाग्राम तो मेरा चल रहा है, माज का भी मैं इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप माज से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को मुश्किल आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ जिरोना से रिलेटेड या किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप माज से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं कि हम फेस टू फेस आप लोगों का केस भी डील कर सकते हैं, वीज़ा से रिलेटेड और एडमिशन से भी रिलेटेड, और बाकी जो मामला होंगे वो हम बाद में देख सकते हैं। माज, आप अब हमें ये बताएं कि यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले कैसा लगा, और ये बताएं कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी आपका आई थिंक 10-15 दिन का एक्सपीरियंस है स्पेन का, तो थोड़ा सा एंड में ये बता दें। जी माई भाई, बस आपको पता है जब वहाँ से टिकट होके निकलते हैं तो वो बस सारे कहते हैं ठीक है जी, पूरा एक वो क्राउड सा बना होता है। लेकिन जैसे यहाँ एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो ना कोई जान ना कोई पहचान, कोई आपको ज़ुबान भी नहीं आती, तो बिल्कुल बंदा अकेला सा होता है। तो बहरहाल आप ये है कि मुश्किलात तो होती हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तब भी आपके लिए मुश्किलात होती हैं। ये तो काफ़ी दूर है, अलग मुल्क है। तो आते साथ ही मैं इतना मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मेरे जानने वाले यहाँ पे रहते थे, उन्होंने मुझे घर लेके गए, बड़ी खिदमत खातर की, 3-4 दिन सारी चीज़ें उन्होंने गाइड किया, मुझे सिम वगैरह लेके दी, अकोमोडेशन मुझे ढूंढ के दी। तो ओवरऑल मेरे लिए तो इतनी मुश्किल नहीं हुई। तो बाकी इस यहाँ पे आने के बाद भी जो प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी टफ होता है। जैसे आपने आते साथ ही नी के लिए अप्लाई करना है, नी से पहले आपने पादरौन करानी है अपनी, तो 1.5-2 महीने का प्रोसेस होता है। तो उसमें यह है कि थोड़े से यहाँ पे आके भी आप कम से कम इतना समझे कि 2 से 3 महीने जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लगा देते हो। तो एक दफ़ा सेटिंग हो जाए तो बाकी देख लेंगे, जो नसीब में लिखा होगा। तो ऐसा ही है बस। तो यार हाँ, ये था माज का इंटरव्यू। हाँ, आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे कैमरे की बैटरी भी इस पर टिम 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 कर रही है, तो गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। माज, अगर आप इसके अलावा कुछ कहना चाहें। और जी, रिसेंटली अगर कोई भी वीज़ा फाइलिंग में किसी स्टूडेंट को इशू आ रहा है या एडमिशन्स के रिलेटेड आ रहा है इशू, तो आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमसे जो भी हो सका हम आपकी मदद करेंगे जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो हाँ, ये सीन है। तो गाइज़ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। माज का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने टाइम दिया इंटरव्यू के लिए और मुलाकात की। अब निकलते हैं हम। अभी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमा दी बार्सिलोना में बैठे हैं। अब घर के लिए निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। इंटरव्यू भी कंडक्ट हो गया, माज का भी इंटरव्यू हो गया, उसके बाद अली का भी इंटरव्यू हो चुका है, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंटरव्यूज़ अपलोड कर देंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि यार आप लोगों से सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन ही बचती है ना, तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा, इंस्टाग्राम पर अगर मैसेज करते हो, सिंपल सी बात है, जब तक फॉलो नहीं करोगे जवाब नहीं दूंगा। बात है सिंपल सी। आप लोग फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान की लड़की हैं, ठीक है, मैसेज कर देती हैं, फॉलो नहीं करती, तो भाई नो रिप्लाई, आई एम रियली सॉरी। फीमेल कार्ड खेलना बंद करें, और पाकिस्तान की लड़कियों को आप ना समझने की कोशिश करें तो बेहतर है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और माज को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।